Hi guys, welcome to second part of नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर। आई होप पार्ट वन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जिनको जो भी डाउट हैं आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। और उसी के साथ साथ आपको एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा, आप उसमें अपने डाउट्स जरूर लिख देना ताकि हम संडे को डाउट सेशन ले सकें। ठीक है। आपको कोई भी किसी भी बुक में आप किसी भी बुक को अगर रेफर करते हो या किसी भी बुक को आप पढ़ते हो आप तो उस बुक का भी डाउट लिख सकते हो। मतलब ऐसा कोई हेजिटेशन मत रखना। राइट। सो आज हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ग्रॉस वर्सेस नेट। देखो, जब हम ग्रॉस वर्सेस नेट की बात करेंगे ना तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है ये। तो इसका एक जनरल रिलेशन होता है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। राइट। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका? डेप्रिसिएशन इज, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा मतलब फॉल इन द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट। व्हाई? बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर हो गया आपका। देन और क्या केसेस हो सकते हैं आपके? लैप्स ऑफ टाइम। और क्या केस हो सकता है आपका? बेसिकली टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेशंस, और यूज से सिंपल वर्ड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके। राइट। सो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है नेट। तो व्हाट विल बी द जीएनपी? ग्रॉस, ये आपका नेट जीडीपी एक कंसेप्ट आता है ना। जीएनपी क्या था हमारा? जीएनपी वाज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। जब हम ग्रॉस जीडीपी की बात करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी बात करेंगे हम। व्हाट विल बी द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? विल बी जीडीपी माइनस depreciation, right? And from here it will be net national product is equal to GNP minus depreciation। कोई डाउट इसमें अभी तक? तो अब आप यहां से देखो, अब आप कहोगे कि ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में आएगा कि एनडीपी इज बेटर देन जीडीपी, राइट? बट why it is not used? Why it is not used? Because there is no common method to calculate depreciation, right? Because कोई भी कॉमन तरीका नहीं है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। इसलिए एनडीपी भले ही जीडीपी से बेटर है पर एनडीपी को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट योर डेप्रिसिएशन। ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर, देन इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। जब हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात करेंगे ना, ये रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो फैक्टर कॉस्ट होती है दैट इज मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। सॉरी, दिस इज माइनस। क्योंकि सब्सिडीज क्यों माइनस होंगी? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है ना, बाय गवर्नमेंट, राइट?
तो इनको तो आप फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं ना। सो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आप लोग यहाँ देखो इस चीज को, मैंने आप लोगों को बताया था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके लैंड, योर लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इन पे जो कॉस्ट इंक्योर्ड हुई है दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग goods and services when they are inside the factory। अब वो जैसी फैक्ट्री के बाहर निकलेंगे उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा मतलब उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया है। और अगर कोई सब्सिडी इस पे मिल रही है सरकार के द्वारा तो वो उस प्रोडक्ट पे सब्सिडी आपकी माइनस हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर की बात करते हैं। सपोज कोई एनपीके फर्टिलाइजर है, इसकी जो फैक्टर कॉस्ट आई है वो आई है 30 रुपीज। इस पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा वो लग रहा है 5%। और इस पे जो सरकार ने सब्सिडी दी है वो दी है हर एक केजी पे 4 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली आपका ये है, आपके पास 30 केजी का बैग है, इस पे 4 किलो यानी 4 × 30 120 रुपए। 1 किलो की कॉस्ट कितनी है आपकी? 20 रुपए है, यानी 30 × 20 इट इज 600, राइट। सो 5% ऑफ 600 कितना हो गया? इट विल बी 30 रुपीज। सो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 600 + 30 - 120। सो इट विल बी 630 - 120 इक्वल टू 0 1 510 रुपए। ठीक है, सो दिस विल बी योर मार्केट प्राइस। इस प्राइस पे प्रोडक्ट स्टॉप रिटेल में सेल होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हालांकि कुछ पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। रॉ मटेरियल इज नॉट इंक्लूडेड in both FC and MP, राइट। रॉ मटेरियल FC और MP में दोनों में ही इंक्लूड नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, काफी पहले पूछा गया था 2003 या 4 के पेपर में। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की PDF शेयर करूंगा लेक्चर के बाद, आप लोग उसमें देखना और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो उनको आप जो गूगल फॉर्म का डाउट फॉर्म है उसमें लिख देना, संडे को उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन आपको, अच्छा अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोग ये मत कंफ्यूज होना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ये बेसिकली जब हमारा टैक्सेशन चैप्टर आएगा ना हम उसके अंदर ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं सब्सिडीज आप लोगों को बता देता हूँ। सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा प्रोड्यूसर को भी दी जाती है और डायरेक्टली कस्टमर्स को भी दी जाती है। ठीक है, आप लोग ये कंसेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर रखना, राइट। देन यहां से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बता देता हूं। क्या जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्यादा बेटर है और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, विच वन इज बेटर?
देखो दोनों के अपने बेनिफिट्स नो। सबसे पहले चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। ईयर, प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट, टैक्स, मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब ईयर 2013-14 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज प्रोडक्शन 100 यूनिट्स हुआ, राइट। प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 यूनिट्स हुआ। उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आई है वो आई है 20 रुपए, राइट। इस पे जो टैक्स लग रहा है, पर यूनिट जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है आपका 2 रुपए। तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, कितने यूनिट्स हैं आपके, 100 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट पे कितना टैक्स लग रहा है, 2 रुपए लग रहा है। तो सीधा सीधा 200 रुपए, तो ये हो गया आपके। ठीक है, 200 रुपये आपके टैक्स हो गया, प्लस फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया, 20 × 100 हो गया, तो इट मीन्स 2200। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है आपका, 2200 का हुआ है। यानी एक प्रोडक्ट कितने का बिकेगा आपका, 2 रुपए का। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी 20 × 100, दैट इज 2000। पर यूनिट कॉस्ट विल बी ₹20। ठीक है, ये आपका बेसिकली एग्जांपल था। अब देखो जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें वहां पे टैक्सेशन इफेक्ट देखने को मिल जाता है, टैक्सेशन इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और टैक्सेशन की मतलब बेसिकली हमारा टैक्स ज़्यादा है या कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज के टाइम पे पेट्रोल डीजल की बात करूंगा, पेट्रोल डीजल की बात करूंगा, तो जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है ना, वो बेसिकली ड्यू टू टैक्सेशन ऑन द प्रोडक्ट, राइट। तो हमें इससे क्या पता चला, जीडीपी एट एमपी एट मार्केट प्राइस से टैक्सेशन इफेक्ट, मतलब टैक्स ज्यादा है या कम है, टैक्स कम करना चाहिए या टैक्स बढ़ाना चाहिए, हमें इससे ये सब पता चला। ठीक है, नाउ कम्स योर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे को रियल वैल्यू देता है, रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी, क्योंकि हम इसके अंदर टैक्सेशन को इंक्लूड, टैक्सेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए टैक्सेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे को रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी देता है। पर पर ये सिर्फ हमारे को थियोरेटिकल यूज के लिए अच्छा है, थ्योरेटिकल यूज के लिए अच्छा है, क्योंकि बिना टैक्स के कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें टैक्सेशन इफेक्ट देखना जरूरी है, इसलिए 2015 में हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस यूज करना शुरू कर दिया। उससे पहले हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड करते थे। दोबारा से मैं आप लोगों को रिपीट करके बता रहा हूँ। सपोज ईयर 2013-14 में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, फैक्टर कॉस्ट 20 रुपए है, टैक्स 2 रुपए है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा उसका, 22 रुपए हो जाएगा सीधा का सीधा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस विल बी 100 into 22, that will be your somewhere 2200 rupees. GDP at factor cost will be your this 2000 rupees and per unit cost will be 20 rupees. ठीक है, तो जब हम GDP at market price की बात करते हैं तो हमें टैक्सेशन इफेक्ट एंड ऑल्सो सब्सिडी पता चल जाता है। यानी हम यहाँ से बेसिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगा सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगा सकते हैं, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब टैक्सेशन कितना आ रहा है और सब्सिडी कितनी जा रही है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल सब्सिडी आपकी टैक्सेशन से ज़्यादा है तो दैट विल बी योर नेगेटिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट विल बी अंडर फिस्कल डेफिसिट। ठीक है,
तो हमने कितनी सारी चीज़ें इससे पता कर ली हैं। तो इन सब चीज़ों का मार्केट वैल्यू जानने के लिए हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता है। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बेसिकली थियोरिटिकली अच्छा है, बट प्रैक्टिकली हम जब देखेंगे तो इट इज़ द जीडीपी एट मार्केट प्राइस विच इज़ मच बेटर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछो, यहाँ से डाउट अपने देख लो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो इसको। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक। ये मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ से। देन आपका ना एक जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट आता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट करंट प्राइस इनटू 100। इसका जो बेसिकली यूज होता है ना, वो इन्फ्लेशन नापने के लिए यूज होता है। अब ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, और जीडीपी एट करंट प्राइस इज आल्सो नोन एज योर नॉमिनल जीडीपी। राइट, अब इसके बीच का डिफरेंस समझो, इसके बीच का डिफरेंस समझो। इसके लिए मैं आप लोगों को चाहे एक टेबल बनवा देता हूं, आप लोग ये समझ लेना इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ईयर प्रोडक्शन, देन योर करंट प्राइसेस, राइट, देन आपका ये बेस प्राइस, देन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी बेस प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो सपोज हम 2015-16 की बात करते हैं। 2015-16 में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 100 यूनिट्स का हुआ है, और उसका 2015-16 में जो करंट प्राइस है वो है आपका 15 रुपये एक उसका। ठीक है, जो बेस प्राइस यानी जो कांस्टेंट प्राइस रहा है वो लगभग हमने बेस का ईयर, चलो इससे पहले हम एक बेस ईयर भी मान लेते हैं, 2013 2014। Production 100 unit, current price will be 10 unit, 10 rupees, base price 10 rupees. So what will be the GDP at current price will be, your GDP at current price will be 100 into 10 equal to 1000, and GDP at constant price will be 100 into 10 equal to 1000, right? नाउ 2015-16 में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, करंट प्राइस 15 रुपये है, पर बेस प्राइस तो 10 रुपये ही रहेगा ना, क्योंकि हमने बेस किसको माना है? 2013-14 को माना है। तो जीडीपी एट करंट प्राइस विल बी 100 इंटू 15, दैट इज 1500, एंड जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस विल बी 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। राइट, नाउ अंडरस्टैंड अनदर कंसेप्ट। 2017-18 का एक और चीज बताता हूँ, यूनिट बढ़ गई है यहाँ पे 150। ठीक है, इसकी कॉस्ट आपकी 15 रुपये रही है, बेस प्राइस 10 रुपीज रहा है। इस केस में इट इज 150 इंटू 15, कितना हो गया आपका? 2250 हो गया, एंड इट विल बी 150 इंटू 10, इट विल बी 1500। तो अब यहाँ से आप जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर सकते हो। जीडीपी डिफ्लेटर विल बी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कहाँ है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस? दिस विल बी 1000 अपॉन जीडीपी एट करंट प्राइस विल बी 1000। ठीक है, सो इट विल बी 100 इंटू 100, तो इट कम्स आउट टू बी 100%। ठीक है, यानी जो आपका इन्फ्लेशन है
वो आपका 100% है। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर 2015-16 से आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, लाइक इट विल बी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितना होगा आपका 1000 होगा, जीडीपी एट करंट प्राइस विल बी 1500 होगा, राइट, इनटू 100, राइट। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके परसेंटेज में आंसर निकाल सकते हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली आपका इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक बेस ईयर मान लेते हैं, राइट। then comes your another concept, देन कम्स योर अनदर कंसेप्ट। मैं आपको डेटा वगैरह बताना चाह रहा था, चलो डेटा वगैरह मैं आपको अभी एंड में लिखवा दूंगा। जब मैं आपको कुछ डेटा लिखवाऊंगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना कि जब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू रहती है, जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू रहती है आपकी, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा आप लोग याद रखना, व्हाट इज जीडीपी, बेसिकली व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, right? Then another very important concept is your domestic income. जब मैं आपकी डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा ना, तो डोमेस्टिक इनकम का बेसिकली मतलब होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी क्या होता है आपका, एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। एनडीपी इज आपका डेप्रीसिएशन। नाउ अब जो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है ना, इसको भी दो यहाँ लिख लेते हैं, इसको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दो जगह से डिवाइड होता है। सबसे पहले एट कांस्टेंट प्राइस एंड एट करंट प्राइस। तो जो करंट वाला होगा दैट विल बी द नॉमिनल डीआई, तो क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल डीआई। कांस्टेंट वाले को हम बोल सकते हैं रियल डीआई, राइट। सो डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीडीपी एट फैक्टर, यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस योर डेप्रिसिएशन वैल्यू, right? So it is real domestic income and next one is your nominal domestic income, ठीक है। सो बेसिकली इसकी जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे, इट इज द टोटल इनकम अर्नड बाय द डोमेस्टिक अर्नड इन द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। यानी कैसे लिखोगे आप इसको, इट इज द टोटल इनकम अर्नड इन अ, ये तो डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल। मेन डिफरेंस है कि हमने इसमें अगेन डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करा है, हमने इसमें सिटीजनशिप का कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो टोटल इनकम अर्नड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, विल बी योर डोमेस्टिक इनकम, राइट। इसी के साइड साइड में मैं आपको नेशनल इनकम भी बता देता हूं। व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा आपका, इट विल बी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, right? NNP is equal to GNP minus depreciation, right? So what was GNP? GNP was GDP plus net factor income from abroad, net factor income from abroad, ठीक है। अगेन आप जब NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो सेम कंसेप्ट चलेगा आपका, इट विल बी एट कांस्टेंट प्राइस, अनदर वन इज एट करंट प्राइस। Constant price is your real national income and this one is your nominal national income,
ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना। सो अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडियंस, अर्नड बाय इंडियंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी इसमें अगेन जीएनपी वाला कंसेप्ट यानी सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट आ गया। तो जो डिफरेंस आपका जीडीपी एंड जीएनपी का है, वही डिफरेंस आपका बेसिकली डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम का भी रहेगा। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। ठीक है, देन हम एक बार इसको आप लोग देख लो, यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को बेसिकली हमने नेशनल इनकम देख लिया होता क्या है, पर इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इसके हमारे पास तीन तरीके हैं। फर्स्ट इज योर इनकम मेथड, नेक्स्ट इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज अ प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, तो जब हम इनकम मेथड की बात करेंगे ना, तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली we add income of four factors of production। यानी here national income will be rent, wages, interest and your profit। ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। यानी रेंट इज फॉर लैंड, wages is for labor, and interest is basically on your capital, and profit is your entrepreneurship। ठीक है, नाउ कमिंग टू, तो जब आप इन चारों को ऐड करके जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी, दैट विल बी द नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, राइट। देन योर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, बेसिकली एक्सपेंडिचर की जो गुड्स एंड सर्विस, जो आपका टोटल इनकम है, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उस पे टोटल इनकम इंक्योर्ड, टोटल इनकम इंक्योर्ड। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा याद रखना है, दैट इज द टोटल इनकम इंक्योर्ड। ठीक है, टोटल इनकम इंक्योर्ड मतलब इट विल बी योर इनकम विल बी योर इनकम विल बी, इनकम को वाई के नाम से बोलते हैं, इट विल बी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये होता क्या है आपका, सी इज बेसिकली योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ऑन, फाइनल कंजम्पशन ऑन goods and services produced, on goods and services produced। This I will be basically expenditure, you say investment, या इन्वेस्टमेंट को बोल देते हैं आप, इन्वेस्टमेंट को बोल देते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, GFCF। ठीक है, इसे एक्सपेंडिचर मेथड को नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड इज y is equal to c plus I plus g plus x minus m।
What is Y? Y is nothing but your income. What is C? C is basically your consumption, यानी private consumption basically. I is basically your investment. Investment मतलब GFCF, यानी gross fixed capital फॉर्मेशन. और सिंपल लैंग्वेज में चाहिए मतलब इन्वेस्टमेंट मेड ऑन कैपिटल गुड्स. हमने गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे पहले वाले टॉपिक में देखा था हमने यहाँ देखा था कि गुड्स एंड सर्विसेज दो प्रकार के होते हैं, कंज्यूमेबल और एक कैपिटल. तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपका इन कैपिटल गुड्स पे लगता है ना, दैट इज नोन एज योर GFCF, राइट, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये करंटली हमारा 29 to 30% के अराउंड है. आपको अप्रॉक्स वैल्यू याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा एस्टिमेटेड आइडिया होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं आपके. देन दिस इज C plus I plus G, that is the government expenditure. Government expenditure. ठीक है, दिस विल बी द यार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. मतलब यहाँ पे हमने व्हाट वाज सी वाज बेसिकली योर प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यहाँ पे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. नाउ X is your exports while M is your imports. ठीक है. तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज करके इंटरनेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा वैल्यू कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोडक्ट वैल्यू मेथड. प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन मेथड बेसिकली होता है वैल्यू एडिशन. ठीक है. वैल्यू एडिशन क्या होता है बेसिकली? वैल्यू एडिशन में आप जो फाइनल प्राइस है उसका रॉ मटेरियल की वैल्यू माइनस कर देते हो, यानी व्हाट इज वैल्यू एडिड? वैल्यू एडिड विल बी योर वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस योर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. ठीक है. दैट विल बी योर वैल्यू एडेड. ठीक है. तो जब हम हर सेक्टर की इंडिविजुअल सेक्टर की जब हम वैल्यू एडिशन से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल नॉन फैक्टर वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था. दिस नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब योर बेसिकली रॉ मटेरियल्स. ठीक है. तो जब हम रॉ मटेरियल्स को फाइनल प्रोडक्ट गुड में से माइनस कर देते हैं, दैट इज नोन एज योर वैल्यू एडिशन. लाइक फॉर एग्जांपल एक पेन है जिसकी कॉस्ट है ₹10. इसमें जो रॉ मटेरियल लगा है वो लगा है ₹2 का. ठीक है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू एडिशन हियर? वैल्यू एडिशन विल बी 10 minus 2 यानी ₹8. तो जब हम इंडिविजुअल सेक्टर की ऐसे करके वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते हैं और जब हम उनका एडिशन करते हैं, दैट इज नोन एज योर प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन मेथड. ठीक है. मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ. इनकम मेथड इज बेसिकली इनकम ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जब हम इनकी एडिशन करते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब लैंड का कैपिटल, लैंड की इनकम क्या है? रेंट है. लेबर की इनकम क्या है? वेजेस है. कैपिटल की इनकम क्या है? इंटरेस्ट है. और एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या है? प्रॉफिट है. तो जब हम इन चारों फैक्टर्स की मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करेंगे, दैट बिकम्स योर नेशनल इनकम. ठीक है. तो इस मेथड को हम बोलते हैं इनकम मेथड. लाइक then goes your expenditure method also. Expenditure method basically it is the total income incurred. मतलब it is, next पेज पे देख लेते हैं हम इसको. Expenditure method is
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी प्राइवेट कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सिंपल टर्म्स में हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द कैपिटल गुड्स, दैट विल बी योर investment. Then comes your G. G is your government consumption expenditure, while X is your exports, while and M is your basically imports. ठीक है, तो जब हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है दैट विल बी योर नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, देन उसके बाद आपके पास आता है बेसिकली प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन मेथड. प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन मेथड मतलब व्हाट इज द वैल्यू एडिड, इसको बेसिकली हम लोग इंडिविजुअल सेक्टर्स के बेसिस पे इंडिविजुअल सेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, आप लोग ये फटाफट से देख लो, 1 मिनट. यहाँ पे कोई डाउट हो तो फटाफट से अपने नोटबुक में लिख के गूगल फॉर्म में भर देना, या फिर कमेंट भी कर देना, तो वहां से मैं देख लूंगा और उसको रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, देन आपने एक लिस्ट बना लो बेसिकली कि कौन कौन से आइटम्स को हम आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है, कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होते हैं. तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं. सेकंड आता है आपका ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब बेसिकली द मनी यू गॉट एज गिफ्ट, डोनेशन, एसेट्रा. मतलब आपको जिसमें रिटर्न करने की नीड नहीं है, नो नीड ऑफ रिटर्न. ठीक है, दैट विल बी योर ट्रांसफर पेमेंट्स. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका आपके पास आता है बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड मनी यू गॉट एज गिफ्ट, डोनेशन, नो नीड ऑफ रिटर्न हेयर. ठीक है, थर्ड इज सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज. ये मैं आपको जीडीपी में बता चुका हूँ, बट जो भी ब्रोकर कमीशन होगा यहाँ पे, ब्रोकर कमीशन, जो भी ब्रोकर कमीशन होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है ना. और क्या चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं आती हैं. इट इज नथिंग बट ब्लैक मनी. ब्लैक मनी इसके अंदर नहीं आएगा. ब्लैक मनी इसके अंदर नहीं आएगा. देन उसके बाद आपका जितने भी आपका कैपिटल गेन हुआ है दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. वाई आप लोग बताओगे मेरे को वाई. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में भी पूछा जा चुका है आपका. ठीक है, 2011 का ये क्वेश्चन था. मैं क्वेश्चन अभी डायरेक्टली आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगा, एक क्विज के फॉर्मेट में आएगा. आप लोग उसको पहले इन कंसेप्ट को यूज करके आप लोग सॉल्व करना, ताकि बेसिकली मुझे पता रहे कि कौन से बच्चे को समझ में आ रहा है और कौन से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आप लोगों के मार्क्स मेरे पास रहेंगे. ठीक है, तो आप लोग बताओगे कैपिटल गेन नेशनल इनकम का हिस्सा क्यों नहीं है. ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है, तो याद से कमेंट में जरूर लिख देना कि कैपिटल गेन नेशनल इनकम का हिस्सा क्यों नहीं बनता है. ठीक है, देन इसके बाद आपकी जो ये पिंक कॉलर सर्विसेज होती हैं जैसे कि आपके हाउस होल्ड सर्विसेज बाय हाउसवाइफ्स. ठीक है, ये सब आपका बेसिकली इसमें नहीं आता है. राइट, देन व्हाट आर द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड. तो जब हम बात करेंगे आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वो कौन से होंगे आपके. वो होंगे आपके सारे वैल्यू एडिशन मटेरियल्स, वैल्यू एडिशन गुड एंड सर्विसेज. ठीक है, वैल्यू एडिशन चाहे वो आपका बेसिकली
प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, चाहे वो आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्यों ना हो। अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है पर अगर उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है मतलब अगर आप इसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुआ है, सो दैट विल बी योर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इवन द रेंट ऑफ योर हाउस, इवन द रेंट ऑफ योर हाउस विल बी इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम। आप लोग सोचना ये रेंट ऑफ द हाउस को क्यों हम नेशनल इनकम का पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, देन इसके बाद मैं आपको कुछ और कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ और कंसेप्ट बताता हूँ। कुछ मैं आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे नेशनल इनकम के रिगार्डिंग में। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से देता हूँ, आपको सबसे पहले लिख लो जो फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम was done by दादा भाई नावरोजी। ठीक है, दादा भाई नावरोजी, इनकी एक किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, देन योर फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट of national income was given by your professor VK RV राव। ठीक है, VK RV राव के द्वारा ये दिया गया था। while first official estimate was given by Ministry of Commerce in 1948-49, right? देन उसके बाद आपके बाद सीन्स 1956 के बाद से इट इज CSO दैट इज एस्टिमेटिंग योर नेशनल इनकम। हालांकि अब CSO और NSSO मिलके बेसिकली NSO बन गए हैं। NSO इज नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है और क्या वो परमानेंट होता है और टेम्पररी होता है। ठीक है, आप लोगों का काम है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन होता है और जो चेयरमैन होता है क्या वो परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, देन योर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है 2015 में ना कुछ चेंजेस हुए थे। 2015 में चेंजेस सिंस 2015। ठीक है, देखो ये चेंजेस हुए थे ड्यू टू IMF डिमांड्स। ठीक है, IMF डिमांड्स इनफैक्ट एन इंडियन चॉइस ऑल्सो। इट वाज नॉट लाइक 1991 के जैसा नहीं था कि IMF ने कुछ डिमांड रखी, बट इंडियन चॉइस भी थी इसके साथ साथ। लाइक 2015 में सबसे पहले जो चेंज आया है ना वो GDP मेजर करने के लिए आया। GDP पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट में करते थे, अब ये चेंज होके आपका GDP एट मार्केट प्राइस बेसिकली आपका यूज होने लगा। ठीक है, आप लोग यहाँ ना समझने पे कोशिश करो, साथ के साथ लिखो मत, क्योंकि मैं आपके ये सारे नोट्स ना आपको प्रेप IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ये सारी आपको हमें PDF अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट की जगह आपका अब GDP एट मार्केट प्राइस यूज होने लगा। ठीक है, एंड दैट टू एट कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस मतलब द रियल GDP, यानी एक बेस ईयर के बेसिस पे। ठीक है, नाउ अगर जब हम सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करेंगे, जो सेक्टर वाइज ग्रोथ है वो बेसिकली मेजर की जाती है आपका GVA एट बेसिक प्राइस। GVA बेसिक प्राइस क्या होता है? इट इज नथिंग बट GVA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस योर प्रोडक्शन टैक्सेस
minus production subsidies. This is very important. GVA is nothing but your gross value addition. Here also it is gross value addition. ठीक है, अब यहाँ समझो इसको, बेसिकली प्रोडक्शन टैक्स क्या होते हैं। देखो जो प्रोडक्शन टैक्स होता है ना, इट इज ऑलवेज इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ, मतलब वॉल्यूम और वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। इसका एग्जांपल आप ले लो, प्रोफेशनल टैक्स, लैंड टैक्स, एक्सेट्रा। अब जो लैंड टैक्स है वो है, जो प्रोफेशनल टैक्स है वो है, ठीक है। इसमें डजेंट मैटर कि आपका वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट्स की या वॉल्यूम कितना है, ठीक है, आपको पे करना है तो ये पे करना है, ठीक है। सो दिस इज योर GVA बेसिक प्राइस। इसका हम इस्तेमाल करते हैं सेक्टर वाइज ग्रोथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और आपका रिलेशन आता है जिसको हम बोलते हैं GVA एट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है भाई? GVA एट मार्केट प्राइस क्या होता है आपका? GVA एट मार्केट प्राइस होता है GVA एट बेसिक प्राइस प्लस योर प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस योर प्रोडक्ट सब्सिडीज। GVA at market price is your GVA at basic price plus your product taxes minus your product subsidies. This point is ultimately very important, ठीक है। तो ये जो टर्म है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आपका प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस ये हैं आपके ना, ये बेसिकली आपका इनको बोला जाता है नेट प्रोडक्शन टैक्स, और ये आपके डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। नेट प्रोडक्शन टैक्स या नेट और इनको और इसको बोला जाता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये याद रखना आप लोग, प्रोडक्ट टैक्सेस। अच्छा यहाँ से आप डेफिनेशन तो देख लो इसकी, प्रोडक्ट टैक्सेस की जो डेफिनेशन है, प्रोडक्ट टैक्सेस की जो आपकी डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी कि इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी जो आपका एक टैक्स होता है एड वैलोरम टैक्स, वो भी एक टाइप का आपका प्रोडक्ट टैक्स है, और ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो व्हाट विल बी, तो पहले क्या होता था, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, दिस वाज द अर्लियर कंसेप्ट। अब क्या कंसेप्ट हम यूज करते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NPT प्लस NIT, ठीक है। अभी हम ये यूज कर रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को अभी पहले बता दिया है, ठीक है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यहाँ से हमने कहाँ देखा था ये वाला कंसेप्ट, ये हमने देखा था आपका, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन कर लो, इट इज फैक्टर कॉस्ट एंड इट इज योर मार्केट प्राइस, ठीक है। इट इज योर मार्केट प्राइस, इट इज योर फैक्टर कॉस्ट। ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी दैट विल बी योर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है ना। ठीक, अब आपकी कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज की बात करूंगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करूंगा, जैसे कि इनकम रिलेटेड टर्म्स की बात करूंगा अब मैं कुछ। ठीक है, सबसे पहले हमने नेशनल इनकम देखा, इस पे इसकी तो आपको मेरी ख्याल से अब जरूरत होगी ही नहीं समझने की। देन उसके बाद मैंने आपको बताया डोमेस्टिक इनकम, बताया मैंने आपको, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है एक और टर्म आती है प्राइवेट इनकम, ठीक है। प्राइवेट इनकम होता है इनकम, सिंपल टर्म्स में बताता हूँ आपको। ये देखो, ये वाले जो कंसेप्ट है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि इनमें से अभी तक पूछा नहीं गया है कोई भी क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है, तो इसलिए आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इनकम इनकम अर्नड बाय द प्राइवेट सेक्टर प्लस अनअर्नड इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब आप लोग पूछोगे ये अनअर्नड इनकम क्या होती है। देखो, ये होता है आपका कोई डोनेशन, गिफ्ट, अगर उस कंपनी को मिला है, तो दैट विल बी योर प्राइवेट इनकम, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग बिल्कुल याद रखना, ठीक है। देन योर कम्स योर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम क्या होता है? इट इज द टोटल इनकम विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक्चुअल इनकम received by households before paying taxes, before paying taxes, ठीक है। that will be your personal income. then next आता है आपका personal disposable income, मतलब income that is available to dispose, मतलब dispose मतलब to be available to buy the goods एंड सर्विसेज। मतलब जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, इट विल बी पी डी आई इज इक्वल टू पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम हमने यहाँ देखा था, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस योर पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स, दैट विल बी योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ, गूगल फॉर्म में जरूर डाल देना, उसमें हम काफी ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। देन आपका आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है भाई? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या होता है आपका? इट विल बी योर इनकम, यानी नेशनल इनकम, ठीक है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बिकॉज बिकॉज दीज आर नॉट, यानी यहाँ पे आप लिख लो नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम एनआईटी प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, वाई? बिकॉज नो नीड टू रिटर्न, मतलब कोई ऑब्लिगेशन रिटर्न करने का नहीं है, ठीक है। दैट विल बी योर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो आप लोग अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट था आपका। अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम बात करेंगे ना, उस चैप्टर में जो हमारी नेक्स्ट 18 मार्च का जो कोर्स है 2021, उसमें हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट
एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया हम पॉवर्टी का लेंगे, ठीक है। ये आपका 18 मार्च की वीडियो में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, और कोई भी बुक पढ़नी है पढ़ लो। मैं आपको ये सारे नोट्स इसके प्रेप आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए गूगल फॉर्म है, ठीक है। गूगल फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा मिलेगा, उसमें अपने डाउट्स आप लोग ऐड कर देना, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ यूपीएससी के एंड स्टेट सर्विसेज के भी आपको क्वेश्चंस दूंगा, उनको सॉल्व करना, ठीक है, उनको सॉल्व करना। और उसके बाद कोई भी डाउट आता है अगेन फिर से गूगल फॉर्म पे चले जाना, वहाँ पे अपना डाउट ले लेना। संडे को हम डाउट क्लास बेसिकली ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें आप अपने चैप्टर रिलेटेड या कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू।